फ्रेंड्स, मैं हर्षिता गुप्ता। वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक इनकम टैक्स है। आज मैंने इनकम टैक्स से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं जो कि हमारी यूनिट 1 से रिलेटेड है। इससे पहले भी मैं 40 एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ यूनिट 1 से रिलेटेड। तो जिन्होंने मेरा 4th लेक्चर नहीं देखा है वो जाके देखे। एंड फर्स्ट से लेके 4 लेक्चर तक मैंने सारे एमसीक्यूज़ यूनिट 1 और यूनिट 2 से रिलेटेड मैंने डिस्कस किए हैं। सो इसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं जो कि रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड है। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू हमारा है कि इनकम टैक्स एक्ट, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट जो है इज़ रिलेटेड टू द रेजिडेंशियल स्टेटस, कि रेजिडेंशियल स्टेटस से कौन सा इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन जो है वो रिलेटेड है। तो सेक्शन 6 ध्यान रखिएगा, सेक्शन 6 जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड है। अब बात करें देखिए रेजिडेंशियल का मतलब क्या होता है कि हमारी नागरिकता कि इनकम टैक्स देखिए, अगर हम भारत के नागरिक होंगे तभी तो हम टैक्स देंगे। तो नागरिकता की जो स्थिति है उसको सेक्शन 6 में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। अब रेजिडेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग, मतलब हम भारत के निवासी हैं, इनमें किस किस कैटेगरी की चीज़ें इंक्लूड हैं। तो या तो हम रेजिडेंट मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। तो ये दोनों ही कैटेगरी जो है वो हमारी इसमें इंक्लूड है, किसमें, रेजिडेंट इन इंडिया में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है द कंपनी मैनी हैव द रेजिडेंशियल स्टेटस। कंपनी के कितने रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं, या तो वो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी, मतलब निवासी होगी या अनिवासी होगी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी द रेजिडेंट इन इंडिया। हम कब कहेंगे कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया है। इन क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपको एक चार्ट समझाना चाहूँगी जो जिससे आपको ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है तो इसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए इसमें बताया गया है कि एक रेजिडेंशियल स्टेटस और हमारी टोटल इनकम का स्कोप क्या होता है। तो देखिए एक जो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन डिटरमाइन ऑन द स्कोप, मतलब एक पर्सन का नागरिकता इस बात पे डिपेंड करती है, मतलब नागरिकता तभी हम मान लें उसकी टोटल इनकम पे हम तभी इनकम टैक्स चार्ज करेंगे जब वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और इस चीज़ को हम डिफाइन किया गया है सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में हमें रेजिडेंशियल स्टेटस बताया गया है। तो सेक्शन 6 में क्या बताया गया है, देखिए एक भारत का नागरिक होने के लिए 2 बेसिक कंडीशन को पूरा करना ज़रूरी है। 2 बेसिक कंडीशन कौन कौन सी, चलिए आइए देख लेते हैं। 2 बेसिक कंडीशन है कि डज द इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब हम भारत का नागरिक तब कहेंगे जब जो भी नागरिक की बात हो रही नागरिकता की, वो पिछले वर्ष मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो। पहली कंडीशन ये है। 2 बेसिक कंडीशन है, दोनों में से अगर एक भी हम पूरी कर लेंगे तो हम रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएंगे। अगर दोनों ही पूरी नहीं करते हैं तो हम नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, समझ लीजिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी कि बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल करना है। ठीक है, कि अगर हम भारत के निवासी हैं तो हमको पिछले मतलब गत वर्ष में 182 दिन या इससे ज़्यादा भारत में रहे हों। या दूसरी कंडीशन क्या है कि डज ही स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर ड्यूरिंग दी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। और या फिर इसके साथ में एक और कंडीशन लगी हुई है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि या तो वो 60 डेज रहा हो ड्यूरिंग दी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब अगर हमें टैक्स दे रहे हैं 1919 में, तो 1819 में वो किसी भी 2 महीने लगातार 60 डे का मतलब है लगातार 60 डेज रहा हो। और उसके साथ में एक कंडीशन और भी ऐड है कि 365 डेज और मोर ड्यूरिंग दी 4 प्रीसीडिंग इमीडिएटली प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि 2 कंडीशन यहाँ पे, एक पहली बात हो कि उसको 60 डेज रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रहा हो, और 4 सालों में, पिछले गत 4 सालों में, वो 4 सालों में टोटल डेज मिला के 65 डेज रहा हो। तो अगर इन दोनों में से, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मान लीजिए कि उसने एक जो पर्सन है उसने ये कंडीशन तो पूरी कर ली, पहली कंडीशन बेसिक, ये दोनों क्या है हमारी बेसिक कंडीशन है। ध्यान रखिएगा ये क्या है हमारी बेसिक कंडीशन। तो ये दोनों हमारी कौन सी कंडीशन होगी, बेसिक कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि वो भारत में पिछले वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहा हो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो भारत में पिछले वर्ष रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन लगातार रहा हो या उससे ज़्यादा रहा हो। और उसके साथ में एक और कंडीशन ऐड है, एंड लगा हुआ है कि 365 डेज रहा हो ड्यूरिंग दी 4 प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग दी 4 प्रीवियस ईयर मतलब मान लीजिए कि जैसे हम 2019-20 की हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 18, 19, 17,
18, 16, 17, 15, 16 ये 4 ईयर में मिला के, वो चारों ईयर में मिला के 365 डेज रहा हो। तो ये दोनों बेसिक कंडीशन। अब मान लीजिए कि कोई ये नागरिक है, वो इस कंडीशन को तो फुलफ़िल कर रहा है, मतलब यस, इसके लिए यस हो गया, बट ये वाली कंडीशन वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो वो तब भी वो क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक कहा जाएगा, मतलब वो उसको हम क्या कहेंगे, रेजिडेंट कहेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए, ये कंडीशन को फुलफ़िल किया है बट ये नहीं किया, तब भी वो नागरिक है। ये क्या है, रेजिडेंट की दिया हुआ है, तो रेजिडेंट हम उसको कहेंगे कि वो रेजिडेंट है। अगर ये वाली कंडीशन को पूरा कर लेता है, सेकेंड वाली को, फर्स्ट वाली को नहीं करता, तो भी हम उसको रेजिडेंट कहेंगे। बट अगर नो और नो, मतलब ये दोनों ही कंडीशन को वो पूरा ना करें, तो वो हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट मतलब एनआर, याद रखिएगा। बेसिक कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर दोनों ही कंडीशन को पूरा नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। रेजिडेंट होने के लिए बेसिक कंडीशन की एक कंडीशन को पूरा करना ज़रूरी है। चलिए, हमने ये चेक कर लिया कि वो रेजिडेंट है, ठीक है, हम एक बेसिक कंडीशन उसने पूरी कर ली। तो अब ये देखेंगे कि क्या वो ऑर्डिनरी, मतलब रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ROR है, या फिर ऑर्डिनरी बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब होता है साधारण निवासी, मतलब निवासी है बस साधारण निवासी है। और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब होता है कि निवासी है बस वो असाधारण निवासी है। तो अब ये कैसे हम पहचानेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। तो बेसिक कंडीशन में एक कंडीशन हम पूरी करके आगे रेजिडेंट बन गए। अब उसके साथ में अगर हमको ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना है, रेजिडेंट के साथ में हमें अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना है, तो हमको एडिशनल कंडीशन, 2 एडिशनल कंडीशन होती हैं, वो दोनों ही जब हम पूरी करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर हमको ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना है, रेजिडेंट के साथ में हमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना है, तो 2 एडिशनल कंडीशन होगी, और वो दोनों ही जब हम पूरी करेंगे तब हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएंगे। बट इन दोनों कंडीशन में से अगर हम एक भी कंडीशन पूरी नहीं करते या एक पूरी करते हैं, तो हम क्या बन जाएंगे, हम रेजिडेंट तो हैं, क्योंकि हमने बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी की है, तो हम रेजिडेंट तो कहलाएंगे। बट हमने एडिशनल कंडीशन एक पूरी की है या फिर एक भी नहीं की है, तो हम क्या हो जाएंगे, रेजिडेंट होंगे, बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी मतलब असाधारण निवासी, निवासी तो है बट असाधारण निवासी। तो निवासी में भी 2 स्थिति हैं, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। अब एडिशनल कंडीशन देख लेते हैं कि एडिशनल कंडीशन क्या है। तो एडिशनल कंडीशन हमारी है कि ही इज़ रेजिडेंट इन इंडिया टू, देखिए अब इसमें पूछा गया ही इज़ रेजिडेंट इन इंडिया टू प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पिछले वर्ष के गत वर्षों में, पिछले 10 गत वर्षों में तो वो 2 वर्ष भारत में रहा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि पिछले 7 वर्षों में, पिछले गत 7 वर्षों में वो 720 दिन, 7 वर्षों में मिला के मतलब वो 730 दिन भारत में रहा हो। ये दोनों ही कंडीशन वो जब वो सेटिस्फाई करेगा तो वो रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। अगर वो एडिशनल कंडीशन की एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे या एक को भी ना करे, तो वो रेजिडेंट तो होगा बट वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आइए, मैंने मतलब कि आपको रेजिडेंशियल स्टेटस समझा दिया है, अब अपने एमसीक्यूज़ को समझा देते हैं। सो अब आपके लिए एमसीक्यू समझना बहुत आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। मैंने ये आपसे डिस्कस किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी दी रेजिडेंट इन इंडिया। हम कब कहेंगे रेजिडेंट है, जब वो बेसिक कंडीशन दोनों पूरी करे। देखिए, यहाँ पे दोनों बेसिक कंडीशन ही दी हुई हैं, सो यहाँ पे इसीलिए मैंने ऑल ऑफ दी आंसर जो है वो लिख दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। एन HUF इज़ सेड टू बी रेजिडेंट, मतलब हिंदू अविभाजित परिवार को हम कब कहेंगे कि वो रेजिडेंट इन इंडिया है, जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मतलब HUF का जो बिजनेस के कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, इट इज़ अफेयर होली द पार्ट ऑफ सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब पूरी तरीके से या पार्शली सिचुएटेड कहाँ पे हो, इंडिया में सिचुएटेड हो। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड, एग्रीकल्चर इनकम में क्या कौन कौन सी इंक्लूड होती है इनकम हमारी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ क्रॉप, मतलब एग्रीकल्चर इनकम का मतलब होता है कि हमारी लैंड से होने वाली, भूमि से होने वाली इनकम को, ठीक है। तो अगर क्रॉप की, मतलब फसल को अगर हम सेल करेंगे तो भी वो एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। इनकम फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप, क्रॉप से इनकम से भी होगी हमारी। और नर्सरी, देखिए कहने का मतलब कि एग्रीकल्चर इनकम का मतलब होता है कि जो ज़मीन से जो भी क्रॉप्स हो रही है उससे होने वाली इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। इफ़ द एग्रीकल्चर इनकम इज़ डैश
देन द एग्रीकल्चर इनकम इज़ कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स। तो आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर जो इनकम होती है वो 5,000 तक जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। अगर मोर देन 5,000 होगी एंड टोटल इनकम हमारी एक्सीड कर रही होगी एग्जेम्प्ट लिमिट से, तो हमारी जो मतलब तो ये हमारी कंडीशन होती है एग्रीकल्चर इनकम को कैलकुलेट करने की। हम एग्रीकल्चर इनकम को कब कैलकुलेट करेंगे, जब हमारी इनकम जो वो 5,000 से ज़्यादा हो, क्योंकि 5,000 से कम है तो वो तो एग्जिम्ट हो जाएगी। तो 5,000 से ज़्यादा हो एंड टोटल इनकम जो है वो हमारी एक्सीड करे लिमिटेशन, जो हमारी एग्जामेशन की लिमिट है उससे ज़्यादा एक्सीड करे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिपार्टमेंट एग्जिम्ट इनकम हैज़ बीन मेंशन्ड। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किस सेक्शन में एग्जिम्ट इनकम को मेंशन किया गया। एग्जिम्ट इनकम कौन सी इनकम होती है, जिन पे हमें कर नहीं देना होता है, वो इनकम जिन पे हमें टैक्स नहीं देना होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, उस पर हमें टैक्स नहीं देना है, तो ये एग्जिम्ट इनकम है। तो एग्जिम्ट इनकम के बारे में किस सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन 10 के बारे में जितनी भी तरीके की एग्जिम्ट इनकम है जिन पे हमें टैक्स नहीं देना है, वो सारी इनकम को सेक्शन 10 में बताया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द मीनिंग ऑफ एग्जिम्ट इनकम। अब एग्जिम्ट इनकम में किसको इंक्लूड करते हैं, नॉट इंक्लूड इन द टोटल इनकम, मतलब वो इनकम जो टोटल इनकम में इंक्लूड ना हो, करेक्ट। एग्रीकल्चर इनकम, यस। नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब वो इनकम जो इनकम टैक्स के अंडर में टैक्सेबल ना हो, तो इन तीनों को ही हम एग्जिम्ट इनकम कहेंगे। और एग्जिम्ट इनकम का मतलब जिन पे हमें टैक्स नहीं देना है। देखिए नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया बेसिक कंडीशन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बेसिक कंडीशन क्या होती है। बेसिक कंडीशन विल a person who lives in India for the employment, मतलब अगर वो छोड़ के एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, मतलब बेसिक कंडीशन क्या होगा एक पर्सन के लिए, एटलीस्ट वो कितने दिन के लिए रहा हो, 182 डेज इंडिया में रहा हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये पूछा गया कि एक पर्सन अपनी जॉब छोड़ के इंडिया में आया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो हम ये देखेंगे कि वो पिछले गत वर्ष में जो है वो 182 डेज रहा हो। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू द टैक्स इन। प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कब चार्ज होता है, असेसमेंट ईयर, मतलब इमीडिएटली एक्सीडिंग दी असेसमेंट ईयर पे, है ना। ये जब हम इनकम अर्न कर लेंगे तो हम असेसमेंट ईयर में मतलब कर गत वर्ष में ही तो हम टैक्स देंगे। तो ध्यान रखिएगा। जो नॉन रेजिडेंट है, हमें अभी आपको बताया था ना पीछे, नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन जो है वो 30 में दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखिए यहाँ पे रेजिडेंट हो और ऑर्डिनरी ROR हो, तो उसके लिए आपको पता है दो बेसिक कंडीशन को पूरा करना चाहिए, और ये दोनों ही बेसिक कंडीशन दी है, मैंने आपको डीप में पीछे समझाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। कैजुअल इनकम, मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि कैजुअल इनकम क्या होता है, आई थिंक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया होगा। सो कैजुअल इनकम मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरी या फिर हॉर्स रेसिंग या फिर गैम्बलिंग, इनसे होने वाली इनकम, सट्टे बाजार जैसे कहते हैं, होने वाली इनकम को हम कैजुअल इनकम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है हाँ, नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बताया गया है कि ये ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द वे ऑफ टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग अ फुल एडवांटेज ऑफ द प्रोवाइडेड इनकम टैक्स। देखिए अगर हम बात करें कि टैक्स जो लायबिलिटी हमारी होती है उसका फुल एडवांटेज हमें किस एक्ट मतलब किस में प्रोवाइड होता है, एक्ट इस जो एक्ट होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्ट नहीं तरीके से जो अपनी लायबिलिटी को कम करते हैं, उस वो प्रोवाइड करने की जो फैसिलिटी होती है उसको हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। मतलब एक व्यक्ति की आय पर हम कब जो है वो इनकम किस बेस पे डिटरमाइन करेंगे, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। अगर वो रेजिडेंट इन इंडिया होगा तभी हम उसकी इनकम पर टैक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस की डेफिनेशन को किस में दिया गया, सेक्शन 6 और सबसेक्शन 6 में, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में दिया गया। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन इनकम कम्स, जो इंडियन इनकम होती है उसमें किनको इंक्लूड करते हैं, इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया, या फिर इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, उन दोनों को ही हम इंडियन इनकम के मतलब में काउंट करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन टैक्सेबल इन द केस ऑफ, अगर हमने पिछले साल में पिछले गत वर्ष में इंडिया में जो है वो इनकम को अर्न किया है, तो ROI के केस हो, चाहे NORI का केस हो या NR का केस हो, चारों
के केस में टैक्सेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन टैक्स प्लानिंग लीगल और इलीगल या फिर मॉरल। तो टैक्स प्लानिंग क्या है, एक लीगल तरीका है, एक एथिकल या फिर मॉरल कह सकते हैं तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लें, टैक्स प्लानिंग ब्रिंग रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, मतलब हम अपने कर का एक तरीके से नियोजन करते हैं। ठीक है, तो नियोजन करके हम क्या करते हैं, अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम करते हैं। तो ये काम कौन किसके द्वारा किया जाता है, एक एसएससी के द्वारा, मतलब करदाता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, एन आर्ट ऑफ डिगिंग विद टैक्स विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग अ लॉ। मतलब अगर हम बिना रूल और रेगुलेशन को तोड़े अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं तो उसको हम टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब हमने कोई रूल भी नहीं तोड़ा, जैसे कि मान लीजिए जीटीआई हमारी इनकम है, हमें पता है कहाँ कहाँ पे डिडक्शन मिलनी है, हमने प्रॉपर प्लानिंग की और हमने बिना किसी रूल को तोड़े हुए अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम किया, तो उसको हम टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। बट अगर वेयर द पर्सन रिड्यूस द टोटल इनकम बाय मेकिंग द फॉल्स क्लेम ऑफ द प्रोसीजर, मतलब अगर अपनी टैक्स लायबिलिटी को इसी की अपोजिट जस्ट उल्टा करें और अपनी टैक्स लायबिलिटी को मतलब हम रिड्यूस कर रहे हैं, झूठी इनकम दिखा के फॉल्स क्लेम करके कम करें। जैसे आप देखते हैं ना, झूठी इनकम दिखा देते हैं कि हमारी तो इतनी इनकम ही नहीं हुई, तो फॉल्स क्लेम अगर हम लोग करते हैं तो उसको टैक्स एविएशन कहते हैं। एविएशन मतलब कर की चोरी करना। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, एन इंडिविजुअल में गेट अ इनकम। अब एक इंडिविजुअल की बात की गई कि एक व्यक्ति चाहे वो इंडिया में हो या एज वेल एज आउटसाइड भी इंडिया हो, कहीं पे भी जो इनकम अर्न करता है तो वो उसको हम इनकम में काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम, अभी मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर इनकम की इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। टैक्स फ्री इनकम, टैक्स फ्री इनकम में एग्रीकल्चर इनकम भी आती है, फॉरेन के जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं वो आते हैं, और डिविडेंड इन इंडियन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हमारी एग्जेम्प्ट इनकम होगा। बट यही अगर फॉरेन कंपनी से हमें डिविडेंड मिलेगा तो वो, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड जो होता है वो टैक्सेबल होता है, और एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में हो रही है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। बट अगर यही एग्रीकल्चर इनकम हमें फॉरेन में हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि एनी सम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल या फिर मेंबर ऑफ एचयूएफ शैल बी एग्जेम्प्टेड। अगर कोई भी मनी एक इंडिविजुअल एज ए मेंबर ऑफ एचयूएफ, मतलब अगर हम एचयूएफ के मेंबर हैं और एज ए इंडिविजुअल हमें इनकम हो रही है तो वो एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 और सब सेक्शन 2 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म। एक अगर हम किसी पार्टनरशिप फर्म में जो है वो पार्टनर है, फर्म में पार्टनर है और हमें उसके प्रॉफिट का शेयर मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 10 और सब सेक्शन 2A में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर और नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। अगर एक एम्प्लॉयर अपने जो एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स देता है, परक्यूजिट मतलब क्या होता है, जैसे कार घर रहने के लिए देना, जैसे मॉनेटरी वैल्यू ना हो, तो उसको जो है वो एग्जेम्प्ट रखा गया, मतलब उस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना, और एग्जेम्प्ट किस में रखा गया है, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10CC में, ध्यान रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की कि डेली अलाउंसेस जो होते हैं हमारे, ठीक है, अगर वो डेली अलाउंसेस जो हों वो हमारे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मतलब एमएलए को या एमपी को मिले तो वो एग्जिम्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट एमसीक्यू है, स्कॉलरशिप अगर रिसीव हो रही है किसी भी स्टूडेंट को तो वो भी एग्जिम्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 में। फैमिली पेंशन रिसीव हो किसी भी लीगल हायर आर्मी पर्सन को, फैमिली पेंशन मिल रही है किसी भी लीगल हायर आर्मी पर्सन को ड्यूरिंग हु डाई, ठीक है, वो डाई मतलब जो मर जाता है उसकी बात, ठीक है, तो वो एग्जिम्ट हो जाती है हमारे अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 19 में। नेक्स्ट ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज़ एग्रीकल्चर इनकम, मतलब कौन सी इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो इनकम जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड से हो। देखो हम अगर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारी लैंड से कोई भी क्रॉप नहीं जनरेट होती है, पोल्ट्री फार्मिंग में भी हमारी लैंड से कोई भी क्रॉप नहीं जनरेट हो रही होती है, तो एग्रीकल्चर इनकम
इनकम में हम किसको लेते हैं, जो लैंड की कल्टीवेशन मतलब उसकी उर्वरक क्षमता पैदावार पे जो हम आय होती है उसको हम एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करते हैं। सो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। सो आज अब मैंने दोनों यूनिट मतलब फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट कर दी है एंड नेक्स्ट यूनिट में सेकेंड यूनिट पे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।